हेलो 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 एवरीवन। तो यहाँ पे आपका जो है द लास्ट चैप्टर विच वाज लेफ्ट, उतनी दिनों से पेंडिंग चल रहा था ये चैप्टर, वो चैप्टर आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। एंड एज आई सेड कि जो चीज़ें मैंने पूरी जो चीज़ें मैंने जो है शुरू की है वो ऑफ कोर्स ख़त्म भी मैं करूँगा। तो हियर इज़ द डे कि आज जो है इस चैप्टर को फिनिश करेंगे हम लोग। ये लास्ट चैप्टर था आपका हेरिडिटी। ऑफ कोर्स ये चैप्टर जो है पहले हेरिडिटी और इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था, एंड टुडे इट इज़ ओनली हेरिडिटी। पता नहीं क्यों इवोल्यूशन उन्होंने हटा दिया, बट मैं आपसे कहूँगा कि इवोल्यूशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ह्यूमन लाइफ का, तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये चैप्टर। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है आप अगर पहले कंप्लीट कर चुके हैं तो दैट्स नन ऑफ योर इशू, यानी कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। आप इसको देख सकते हैं रिवीजन के लिए, फटाक से आपका चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और जिन लोगों ने ये चैप्टर अभी तक नहीं किया है उनके लिए स्क्रैच से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, और ये चैप्टर काफ़ी होगा आपको डिसेंट मार्क्स गेन करने के लिए इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए, हेरिडिटी चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। गोइंग अहेड, हेरिडिटी क्या है इसको समझेंगे हम लोग सबसे पहले। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल ये है कि आप जो है वो अपने मम्मी-पापा से मिले-जुले तो लगते हैं, है ना? बिल्कुल हाँ। कितने लोग कहते हैं कि जो है तुम अपनी मम्मी पे गई हो, तुम अपने पापा पे गए हो, ऐसी बातें जो है कितने लोग करते हैं। तो आखिर जो है हम अपने मम्मी-पापा से मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ैक्टली मिलते हैं। मतलब हाउ डज़ नेचर इंश्योर दैट वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स? कैसा ऐसे कैसे होता है कि हम लोग मम्मी-पापा की तरह दिख तो रहे हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली उनकी तरह नहीं हैं? ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें हम लोग इन सारे सवालों का जवाब देंगे जैसे-जैसे चैप्टर आगे बढ़ते रहेगा, एंड हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा आपको जो है पता है कि डिस्क्रिप्शन में वैसे नोट्स आपको मिल जाएँगे। जैसे यहाँ पे पहले आपको हेरिडिटी माइंड मैप नोट्स जैसे मिल रहा था दूसरे चैप्टर का, वैसे मिलते भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ इसमें का, जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि हाँ ऑफ कोर्स जो है रिप्रोडक्शन जो है कहीं न कहीं हमारी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाता है। ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। अच्छा, रिप्रोडक्शन 2 तरीके के होते हैं, ये भी आपने पढ़ा था कि ऑफ कोर्स देयर इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफ कोर्स देयर इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बातें भी आपने पढ़ी थी। तो अभी हमें ये समझना है कि आखिर जो है ये रिप्रोडक्शन जो है उसको पैराडॉक्स क्यों कहा जा रहा है? अच्छा ठीक है। एसेक्सुअल, द क्लोन, ऐसा अच्छा आपने जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने ये भी चीज़ सुनी थी, ये वेरिएशन शब्द आपने पहली बार वहीं पे सुना था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली वेरिएशन बहुत कम नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता है वेरिएशन। ठीक है। इफ़ यू ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर कैन, अगर आप देखें इस खेत को जो है गन्ने के खेत को, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम वेरिएशन है इंडिविजुअल प्लांट्स के बीच में। एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है, दैट लीड्स टू डीएनए कॉपिंग विथ ओनली माइनर इनएक्यूरेसीज रिजल्टिंग इन अ हाईली सिमिलर ऑफस्प्रिंग। तो सिंगल पेरेंट होता है ऑफ कोर्स, और फिर जो है ऐसे ही रिप्रोडक्शन होते टाइम डीएनए कॉपिंग होती है। डीएनए कॉपिंग क्या है वो सारी चीज़ें जेनेटिक्स में डिटेल में आपको पढ़ाई जाएंगी, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी। आप ऐसा समझिए कि कॉपी का प्रोसेस चल रहा है, जस्ट कॉपी करने का प्रोसेस, जैसे एग्जाम में दो बच्चे एक दूसरे से अपने आंसर्स को कॉपी करते हैं, वैसा कुछ चल रहा है। और आप एग्जैक्टली कॉपी करने के चक्कर में जो है उसको पूरा कॉपी कर रहे हैं, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरी तरह बिना बिना किसी वेरिएशन के कॉपी किया जा रहा है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो देखिए, डिस्टिंक्ट वेरिएशंस आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जैसा अपने आसपास के लोगों में आप देखिएगा, अपने भाई बहनों में देखिएगा कि जो है आप ऑफ कोर्स दो मम्मी पापा थे हमारे, उनके बच्चे जो है उनके दो बच्चे हैं, तो पहला बच्चा दूसरे बच्चे जैसा एग्जैक्टली नहीं होगा। ऑफ कोर्स वो जुड़वा नहीं हो तो उसकी बात की जा रही है, जुड़वा नहीं है वो ऑफ कोर्स। तो अब देखिए कि क्या वो एक दूसरे के जैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं? तो नहीं जी, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे तो नहीं है, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिक्सेस जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स। यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। ये पहले आपने पढ़ चुकी है आपने सारी चीज़ें, ये पहले आपने पढ़ी है। मैक्सिमाइजिंग सक्सेसफुल वेरिएशन। अच्छा सोचो ना कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट था तो ऑफ कोर्स वेरिएशन कम होगा ही। यहाँ पे डबल पेरेंट्स आए, यहाँ पे दो पेरेंट्स जब आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स के कारण वेरिएशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे वो साइकिल आपको दिखाई जा रही है। देखिए यहाँ पे वेरिएशन आगे हो बढ़ते जा रहा है। दो इंडिविजुअल्स साथ में आ रहे हैं तो वो तीसरा जो इंडिविजुअल आ रहा है वो अलग तरीके का आ रहा है। अब ये तीसरे इंडिविजुअल जो है अगर साथ में आते हैं तो फिर वो उनका बच्चा जो है कुछ अलग तरीके का हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो है वेरिएशन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। की इनसाइट यहाँ पे क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इंजन फॉर डाइवर्सिटी। ये जितनी भी डाइवर्सिटी आप देखते हैं अलग अलग लोगों में, भले वो स्किन के लेवल पे हो, भले वो बॉडी के लेवल पे हो या बालों के लेवल पे हो, आँखों के लेवल पे हो, अलग अलग डाइवर्स चीज़ें आप देखते हैं कि अब अफ्रीका वालों का स्किन टोन देखिएगा, जिम्बाब्वे वालों का स्किन टोन देखिएगा, या फिर उनके बालों को देखिएगा। वो सारी चीज़ें अलग अलग जो है वेरिएशन थोड़ी ना थोड़ी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगी। तो ये भिन्नता का कारण जो है वो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रिएटिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स विथ एवरी जनरेशन। अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अलग अलग ट्रेड्स बन रहे हैं। अच्छा ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स मतलब आपकी वो अलग अलग खूबियाँ। जैसे मैं कहूँ कि एक बदमाश बच्चे का ट्रेड क्या होगा कि वो जो है अपने से अपना काम नहीं कर रहा होगा और जो है अपने कलीग्स को परेशान करेगा, अपने क्लासमेट्स को परेशान करेगा, वैसी कुछ। ठीक है, तो ये ट्रेड्स, ये नए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स हर एक जनरेशन के साथ बनते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हर एक जनरेशन के साथ अलग अलग ट्रेड्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। अच्छा अब ये वेरिएशन जो हो रहा है आखिर इसका एडवांटेज क्या है? कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा। अच्छा नेचर कुछ भी करती है, जैसे आपने ये लाइन सुनी होगी कि भगवान बोलते हैं, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसा अच्छा क्या है इसमें? ये वेरिएशन आखिर नेचर ला क्यों रहा है? तो वाई वेरिएशन इज ए सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे ध्यान से देखना कि वेरिएशन एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्यों है। कहने का मतलब ये वेरिएशन नहीं होता तो शायद आज जितने भी स्पीसीज आप देख रहे हैं वो नहीं होते। वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, वो वेरिएशन उनमें आया है तभी आज वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। आप इमेजिन करो कि एक बैक्टीरिया है, वो एक पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एक टेम्परेट वाटर जोन में रह रहा है। आप ऐसा मान लो कि एक नॉर्मल वाटर जोन में जो है बैक्टीरिया रह रहा है और बैक्टीरिया जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, अलग अलग बैक्टीरिया रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ग्लोबल हीट वेव चला, जब पूरी दुनिया में टेम्परेचर राइज हुआ तो हीट वेव के कारण, क्योंकि पानी का टेम्परेचर ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, इस टेम्परेचर के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो मर गए। हाउएवर अ वेरिएंट विथ हीट रेजिस्टेंस, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें थोड़ा हीट रेजिस्टेंस था वो बच गया, वो सरवाइव कर गया और वही बच के आगे चल के और ज़्यादा रिप्रोड्यूस किया और ज़्यादा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया। एंड देन वो बैक्टीरिया, वो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हो गए जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गए। इसका मतलब क्या कि वेरिएशन के कारण ही ये बैक्टीरिया आज जिंदा है। इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि वेरिएशन एक्ट्स एज अ इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सटिंक्शन। ये वेरिएशन जो अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया जो है अलग था, ये वेरिएशन क्या काम करता है? इंश्योरेंस का काम करता है कि वो समाप्त किसी भी, अगर यहाँ पे सोचो ना कि हीट वेव के कारण अगर कोई स्पेशल बैक्टीरिया ऐसा नहीं होता जिसमें हीट रेजिस्टेंट होता तो सारे बैक्टीरिया एक बार में ही खत्म हो जाते, एक्सटिंक्ट हो जाते, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन एक्ट कर रहा था एज ए इंश्योरेंस। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ दिस वेरिएशंस सिलेक्शन ऑफ दिस वेरिएंट्स बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ पे नेचर के द्वारा ही चुना गया इसी बैक्टीरिया को आगे बढ़ने के लिए। क्यों भाई इसी बैक्टीरिया को क्यों चुना गया? क्योंकि और सारे बैक्टीरिया जो है हीट वेव को सह नहीं पाए। तो सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट बोला जाता है कि इवोल्यूशन ऑफ द फिटेस्ट। वैसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं कि जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाया था, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को झेल पाया था, वही आगे चल के इवोल्यूशन किया, आगे चल के इवॉल्व हुआ। अच्छा इसमें बैक्टीरिया का एग्जाम्पल था, अब कुछ आपका एग्जाम्पल देखो। एनसीईआरटी में ये दोनों एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे
आपके कान का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम लोग ईयर लोब बोलते हैं। निचला हिस्सा होता है उसको हम लोग ईयर लोब बोलते हैं। आप चेक करना कि बहुत सारे लोगों में ये ईयर लोब फ्री होता है, जैसे मेरे में फ्री है, ऑफ कोर्स फ्री है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने चाचा जी में देखा है कि ये ईयर लोब अटैच्ड है, अटैच्ड है। आप भी चेक करना। ये वेरिएशन आपको ह्यूमन वेरिएशन बहुत आसानी से देखने को मिलता है। तो आप एक बार चेक करना कि अपने आसपास के लोगों में कि क्या वो ईयर लोब अटैच्ड है या फ्री है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर पेरेंट्स जो है डिफरेंट ईयरलोब्स वाले हों, मान लीजिए कि जो है मेल उसमें फ्री ईयरलोब वाला हो या अटैच्ड ईयरलोब लोब वाली फीमेल हो, और वो दोनों अगर एक साथ आएँ तो फिर बच्चा कैसा होगा? या फिर अगर वाइस वर्सा अगर हम लोग देखें कि फ्री ईयरलोब वाली फीमेल हो, अटैच्ड ईयरलोब वाला मेल हो, तो वो बच्चा उनका कैसा होगा? क्या वैसा कुछ मिक्स फीचर्स आएँगे क्या ईयरलोब के? या फिर क्लियर कॉपी होगा किसी एक का, या फिर क्लियर कॉपी होगा किसी एक का? इसका आंसर देने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 19th सेंचुरी के सो कॉल्ड द मोस्ट बिलव्ड मैथमेटिशियन या बायोलॉजिस्ट जिनको हम बोलें, वो जाने माने, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जाने माने इतिहासकार तो नहीं है। अरे हिंदी का शब्द इतनी हिंदी नहीं पढ़ी। चलो ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये जो है जानी मानी हस्ती हैं हमारे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों के जो है क्षेत्र में। द मैथमेटिशियन इन द गार्डन, हमारे ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ग्रिगोर जोहान मेंडल, ठीक है। तो इनकी फ़ोटो एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ध्यान से एक बार देख लेना इनको। चलो अब इनका बैकग्राउंड समझते हैं थोड़ा सा। ये जो है एक मोनेस्ट्री में पढ़ाते थे। मोनेस्ट्री समझते हो जैसे बुद्धिस्ट लोगों का अलग अलग जगह होता है जहाँ पे वो जो है शिक्षा देते हैं, वैसी चीज़ें होती हैं। एक तरीके की यूनिवर्सिटी समझ सकते हो तुम। तो वो स्कूल टाइप, यूनिवर्सिटी टाइप। तो वहाँ पे जो है वो यहाँ पे एजुकेशन लिए मोनेस्ट्री में, और फिर जो है साइंस और मैथ पढ़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, ठीक है। ये वाला नाम तुम सुने होगे, वियना, वियना ट्रीटी ऐसे कुछ करके हिस्ट्री में भी है, एक बार ध्यान देना। चलो, तो यहाँ पे स्ट्रगल उनका क्या था कि भाई वो टीचिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो है, बहुत सारे एग्जामिनेशन टीचिंग के लिए जो है अप्लाई किए, बस वो फेल हो गए। ये फेलियर जो है उनको दबा नहीं पाया, और उनका साइंटिफिक जील अभी भी बरकरार था। साइंटिफिक जील, वो टेम्परामेंट अभी भी बरकरार था। वो फिर वापस लौटे और जो मोनेस्ट्री थी जिसमें वो पढ़े थे, उसमें वो मटर उगाने लगे। ओए, ऐसा क्या हुआ जी, मटर क्यों उगा रहे हैं ये? ठीक है। द ब्रेक थ्रू। तो देखो क्या, वाइल अदर्स हैड स्टडीड इनहेरिटेंस, दूसरे लोग इनहेरिटेंस की पढ़ाई कर रहे थे कि कैसे मम्मी पापा से बच्चों में ट्रेड्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसा कैसे होता है। तो मेंडल वहाँ पे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करना शुरू किया। मैथमेटिक्स बायोलॉजी में कैसे यूज करना शुरू किया? ही केप्ट एट, अच्छा डरो मत, इसमें मैथ्स नहीं आने वाला है, नहीं नहीं इतना नहीं डरना है, प्लस माइनस इतना तो आता होगा ना। चलो ठीक है। He kept a strict count of individuals exhibiting specific traits in each generation. वो क्या किए कि हर एक जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स थे अलग अलग कैरेक्टर दिखाने वाले, उनका काउंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और इससे ही पढ़ाई करके, इसको ही स्टडी करके उन्होंने आगे कुछ अपने रूल्स भी दिए हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, मेंडल अपने साइंस के नॉलेज को और अपने मैथ्स के नॉलेज को एक साथ लेके आए, और फिर जो है उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जो इम्पोर्टेंट लॉ है, हम लोग आगे उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखो, पहला एक्सपेरिमेंट मेंडल जी ने क्या किया था, F1 जनरेशन इनको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पेरेंट को ले आए, पेरेंट साथ आए। कौन से पेरेंट? एक टॉल पेरेंट और एक शॉर्ट पेरेंट, ठीक है। इनमें इन्होंने क्या देखा कि, अच्छा टॉल पेरेंट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, दोनों कैपिटल टी, डबल कैपिटल टी, और शॉर्ट पेरेंट को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से, दोनों स्मॉल टी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो है टॉल पेरेंट और शॉर्ट पेरेंट दोनों को एक साथ रिप्रोड्यूस कराया, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला इनको कि जो चार बच्चे इनके आए, जो चार
जो है प्रोजेनी देखने को मिला इन 2 पी प्लांट से, उनमें तीन तीन प्रोजेनी जो है वो अपने टॉल ही थे और सिर्फ एक प्रोजेनी शॉर्ट था। ऐसा क्यों? ऑल प्लांट्स वर टॉल, देयर वेर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओए ओए, सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा सा ध्यान देना इसको। क्या बोला मैंने? टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट एक साथ उनको लेके आया, क्रॉसब्रीड कराया, एक साथ जो है रिप्रोड्यूस कराया, और ये प्रोजेनी में उनको जो है 4 अलग अलग प्लांट्स उनको मिले। चारों प्लांट्स जो है टॉल ही थे, चारों प्लांट्स टॉल ही थे, कोई शॉर्ट नहीं था, कोई हाफ वे नहीं था, बीच का कोई जो है उनको ऐसा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल नहीं मिला। यानी शॉर्ट ट्रेड जो है अपीयर टू बी वैनिश्ड इंटायरली। ऐसा लगा कि नहीं भाई, शॉर्ट वाला सैड ट्रेड वो गायब ही हो चुका है। ठीक है। ट्रेड्स डू नॉट मिक्स लाइक पेंट, वन ट्रेड कैन मास्क अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ट्रेड जो है वो ट्रांसफर तो जरूर हुआ होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एक ट्रेड किसी दूसरे ट्रेड को मास्क कर लिया है। एक ट्रेड किसी दूसरे ट्रेड, अच्छा इसमें 2 ट्रेड्स तुमको देखने को मिले थे, पहला टॉल, दूसरा शॉर्ट। यहाँ पे टॉल ट्रेड तो दिख रहा है, टॉल कैरेक्टरिस्टिक तो दिख रही है प्लांट की, पर शॉर्ट वाला नहीं दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं शॉर्ट वाला इसमें मास्क हो गया है, छुप गया है। तो आगे क्या बाहर आएगा वो? बिल्कुल, द रिटर्न ऑफ द रिसेसिव। अच्छा, रिसेसिव और जो है यहाँ पे डोमिनेंट, ये सब ध्यान में रखना। ये डोमिनेंट ट्रेड था क्योंकि ये आगे दिख रहा है, डोमिनेंट ट्रेड दिखता है, रिसेसिव वाला छुप जाता है। चलो देखो, तो F2 जनरेशन में अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि दो अपने जो यहाँ से प्रोजेनी आई थी, यहाँ से 2 प्रोजेनी आई थी, यहाँ पे 4 प्रोजेनी तुमको मिली थी ना, यहाँ से 2 को उठाया और दोनों को एक साथ सेल्फ पोलिनेट करा दिया। इसका मतलब क्या? इन्होंने दोनों को ही एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कराया। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू जो है प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने दिया। अब क्या देखने को मिल रहा है कि अब जो F2 जनरेशन आ रहा है, इसका F2 जनरेशन आ रहा है, उसमें तीन तीन टॉल प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं और एक शॉर्ट प्लांट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या? मेंडल लेट द F1 टॉल प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पोलिनेशन। रिजल्ट देखने को मिला कि 75% वेर टॉल, 4 में से 3 टॉल, तो 75% वेर टॉल, 25% वेर शॉर्ट। सिर्फ एक प्लांट जो है बच गया, वो शॉर्ट था। लॉजिक क्या? लॉजिक इसके पीछे ये था कि जो शॉर्ट ट्रेड था, जो पहले हम लोग को लग रहा था कि गायब हो गया है, वो गायब नहीं हुआ था, वो छुपा था, वॉज नॉट लॉस्ट, इट वॉज सप्रेस्ड। वो छुपा था, दबा था। डोमिनेंट, यहाँ पे देखना, डोमिनेंट ट्रेड जो एक्सप्रेस हुआ है 3 में, वो क्या है? अपना टॉल ट्रेड जो है एक्सप्रेस हुआ है, और इसमें भी द ट्रेड दैट वाज एक्सप्रेस्ड वाज ये टी टी, जो दोनों कैपिटल टी वाला है, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक, स्मॉल ट्रेड्स वाले जो है रिसेसिव ट्रेड्स इसमें भी आए हैं, लेकिन वो छुपे हैं। यहाँ पे डोमिनेंट है टी ही, अपना टॉल प्लांट ही, टॉल ट्रेड ही डोमिनेंट है, और फिर जो है स्मॉल ट्रेड्स जो है रिसेसिव ट्रेड्स हैं। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक अ प्लांट टॉल। एक सिंगल कॉपी टी का वो इनफ है प्लांट को टॉल बनाने के लिए, बट बोथ द कॉपीज मस्ट बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। यहाँ से उनको ये जानकारी मिला कि एक सिंगल टी काफ़ी है प्लांट को टॉल बनाने के लिए, लेकिन दोनों टी वो स्मॉल होना चाहिए, तभी जाके वो प्लांट शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये पहला उनको जो है कानून मिला है, उनको ऐसा बोल सकते हो कि ये पहली जो है डिसीजन पे आए हैं अपने दोनों एक्सपेरिमेंट से वो। नेचर सफल्स द डेक। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि नेचर में तो ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ प्लांट जो है टॉल है और शॉर्ट है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। कोई प्लांट जो है, कोई प्लांट ग्रीन फ्लावर्स दे रहा है, कोई प्लांट्स, सॉरी ग्रीन ग्रीन फ्लावर होते हैं क्या, सॉरी, कोई प्लांट जो है
पिंक फ्लावर्स दे रहा है, कोई प्लांट रेड फ्लावर्स दे रहा है, कोई प्लांट वहीं पे जो है वाइटिश फ्लावर दे रहा होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रेड्स देखने को मिलते हैं नेचर में। कोई बीज जो है राउंड होता है, कोई बीज रिंकल्ड रिंकल्ड होता है। तो ऐसी चीज़ें अलग अलग ट्रेड्स एक साथ मिल रहे होते हैं। अच्छा सोचो कि अभी तक जो है सिर्फ दो ट्रेड्स को हम लोग मिला के देख रहे थे, तो इतना वेरिएशन हम लोग को देखने को मिला सेकेंड टाइप में, प्रोजेनी में, सेकेंड जनरेशन में, कि एक जो है शॉर्ट निकल गया। और बहुत सारे ट्रेड्स को एक साथ मिलाएंगे कि अलग अलग फीचर्स वाले, कि कोई ग्रीन है, कोई येलो है, कोई राउंड है, कोई रिंकल्ड है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स और देखने को मिलेंगे। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे जो है वो एक अलग F2 मिक्स के साथ, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ भी सुनेंगे। ये क्या है थोड़ा सा डिटेल में सुनना। पहले न्यू कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं अपने पास। हम लोगों के पास क्या क्या है? हम लोगों के पास राउंड येलो है और राउंड ग्रीन है। फिर हम लोगों के पास रिंकल्ड ग्रीन है और रिंकल्ड येलो है। ये चार कॉम्बिनेशंस हम लोगों के पास हैं। रूल ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, द जीन फॉर द हाइट डज नॉट डिक्टेट द जीन फॉर द शेप। ये ध्यान में रखना कि जीन जो हाइट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल था, वो वही चीज़ शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए अलग ट्रेड्स हैं। कहने का मतलब क्या, कि जो चीज़ मान लो कि यहाँ पे राउंड सीड के लिए जो यहाँ पे क्या लिखा है कि राउंड ग्रीन सीड, इसका मतलब राउंड के लिए जो मैजिक ट्रांसफ़र होगा वो अलग होगा कंपेयर टू जो ग्रीन के लिए मैजिक ट्रांसफ़र होगा। आई होप तुम समझ पाए इसको। मतलब राउंड करने के लिए अलग जादू चाहिए, ग्रीन करने के लिए अलग जादू चाहिए। अगर राउंड करने का जादू मिला लेकिन ग्रीन करने का जादू नहीं मिला, तो फिर ये राउंड येलो करके निकल जाएगा। ठीक है, आई होप तुम ये चीज़ समझ पाए। जादू यहाँ पे अपने जीन को बोल रहा हूँ मैं। अभी जीन आगे पढ़ोगे क्या होता है। ट्रेड्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये जो है अलग अलग जादू अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, एक साथ जो है वो मिक्स नहीं होते हैं। तो देखो, मिक्सिंग ऑफ द डेक, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही वाली बात पढ़नी है हम लोग को। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला था। यहाँ पे F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला कि राउंड ग्रीन को एक साथ ले आ रहे हैं रिंकल्ड येलो के साथ। तो हम लोगों को चार अलग अलग टाइप के प्रोजेनीज देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अब F2 जनरेशन में जब हम लोग इन्हीं लोग को मिला रहे हैं, इन्हीं न्यू कॉम्बिनेशंस को साथ में मिला रहे हैं, तो फिर बहुत सारे अलग अलग जो है वेरिएशंस देखने को मिले। यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन देखो क्या हुआ। F2 रिजल्ट्स में 9 राउंड येलो प्रोजेनी आई, 9 राउंड येलो प्रोजेनी आई है। देखो यहाँ पे 4 इधर, 3 7 और 2 9। 3 राउंड ग्रीन प्रोजेनी आई, 3 राउंड ग्रीन प्रोजेनी आई। 3 रिंकल्ड येलो आई, 3 रिंकल्ड येलो आई। ठीक है, 1 रिंकल्ड ग्रीन आई रिसेसिव। अब यहाँ पे 9 राउंड येलो वाला कॉमन था, 3 राउंड ग्रीन वाला एक नया कॉम्बिनेशन हम लोग को मिला, 3 रिंकल्ड येलो वाला नया कॉम्बिनेशन मिला। ठीक है, अब क्या, द क्वेश्चन हियर इज, डू ट्रेड्स गेट स्टक टुगेदर? मस्ट अ टॉल प्लांट ऑलवेज हैव राउंड सीड्स? नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या, कि क्या ट्रेड्स एक साथ स्टक होते हैं, एक साथ ही आगे बढ़ते हैं? ऐसा नहीं है। नो, ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट अगर टॉल है और उसके जो है गोल बीज हैं, तो आगे चल के जो है दूसरा जनरेशन भी गोल बीज ही लेके आएगा टॉल प्लांट वाला। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टॉल प्लांट का जो है जीन अलग था, और अपना जीन अलग होने के कारण टॉल प्लांट का ट्रेड जो है वो अलग तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रांसफ़र होता है कंपेयर टू अपने शॉर्ट प्लांट के। द जीन फॉर शेप डज नॉट इन्फ्लुएंस द जीन फॉर कलर। जो जीन शेप डिसाइड करता है वही जीन कलर डिसाइड नहीं करता है। वो बात ध्यान में रखनी है आपको कि ये जीन जो शेप डिसाइड कर रहा है, वही जीन फिर कलर डिसाइड नहीं करता है। दोनों अलग अलग जीन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। जीन क्या है सुनो। देखो, अब ऐसा समझ सकते हो तुम कि यहाँ पे जीन और डीएनए, जो भी जितनी बार भी मैंने जीन बोला उसको समझ लो तुम्हें कि रेसिपी है। रेसिपी किस चीज़ की सर? प्रोटीन बनाने की, एंजाइम्स बनाने की। ठीक है,
प्रोटीन बनाने की ऐसा समझ जाओ, जिसको जो है प्लांट चाहिए होगा, जो प्लांट को चाहिए होगा। ठीक है, अब ये प्रोटीन बनाएगा कौन? अपना एंजाइम, अपना सेफ। अब मिलेगा किसको? ये जो है बनेगा अपना प्लांट, बनेगा अपना प्लांट। मैंने क्या बोला? रेसिपी है अपना जीन, सेफ है अपना एंजाइम, और ये जो खाना बनेगा वो है अपना प्लांट जो ट्रेट है। ठीक है, इसमें क्या होगा? तुम सोचो कि अगर इस रेसिपी को बढ़िया तरीके से एकदम टू द पॉइंट फॉलो करके बनाए अपना शेफ, तो बढ़िया खाना बनेगा। बिल्कुल। इसका मतलब क्या कि अगर इफ़िशिएंट एंजाइम होगा, अगर काम करने में बढ़िया होगा और रेसिपी को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएगा, तो हाई ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और प्लांट जो है टॉल होगा। ठीक है। अल्टर्ड एंजाइम, अगर सोचो ना कि अगर ये सेफ जो है बेकार होगा, अगर जो है ये ठीक से रेसिपी को फॉलो नहीं कर पाए, तो ग्रोथ हार्मोन कम होगा और फिर जो है प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। यानी डिपेंड करता है कि जो है आपका एंजाइम जो है वो कितना बढ़िया से काम कर पाया है, उसी से जो है आपके ट्रेट्स डिसाइड होंगे, फ्रॉम कोड टू कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे क्रोमोजोम का पजल देखते हैं हम लोग। इफ बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट टू अ फुल सेट ऑफ जीन्स, द डीएनए वुड बी डबल एवरी जनरेशन। अच्छा, ये पहले भी हम लोग पढ़े थे अपने रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में, याद करना कि अगर दो पेरेंट एक साथ आने लगें, अगर दो पेरेंट एक साथ आने लगें और वो जो है एक रिप्रोड्यूस करें, तो उनका डीएनए अगर एक साथ आ गया दोनों पेरेंट का, तो टू एन मिल के डिप्लॉयड डिप्लॉयड जीन सॉरी डिप्लॉयड डिप्लॉयड जो है सेट ऑफ जीन्स मिल के टेट्राप्लॉयड इंडिविजुअल नहीं बना देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता सर, टेट्राप्लॉइड तो ह्यूमंस होते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होते हैं। इसीलिए जो है स्पीसीज अनस्टेबल ना हो जाए, इसीलिए जो है स्पेशलाइज्ड जर्म सेल जो है इवॉल्व हुए, जिनको हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। ये गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड जर्म सेल जो है वो बनाते हैं, जो अपने डिप्लॉयड सेल से अलग होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। जैसे अपना स्पर्म, अपना एग, ये हैप्लॉइड होते हैं। अब ये दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड साथ आएंगे तो डिप्लॉइड आ जाएगा, अपना जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया था आपको शायद रिप्रोडक्शन में, ये बात बताई थी पहले। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर कर पाया अपना नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम। देखो यहाँ पे पेरेंट में भी वही वही नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे और अपने जाइगोट में भी वही हो गया। इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, ये वाली बात मैंने तुमको रिवाइज बस कराई है। ये अच्छा, ये क्रोमोजोम नंबर जो है सेम होने की वजह से स्टेबिलिटी अभी भी मेंटेन है, नहीं तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जा रही थी? टेट्राप्लाइड हो जा रही थी, जो कि अनस्टेबल होगा हमारी स्पीसीज के लिए। अब देखते हैं हम लोग ऐसा कैसे जो है, थोड़ा सा ये पहले वाली चीज़ ही रिवाइज कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। जर्म सेल हैप्लॉइड होता है, 23 क्रोमोजोम्स होते हैं इसमें। फिर अपना जो है दूसरा जर्म सेल अपना जो है ये स्पर्म और ये एग साथ आया, ये जो है 23 क्रोमोजोम्स के साथ साथ आया और जाइगोट बना दिया अपना डिप्लॉइड, जो 46 क्रोमोजोम वाला है। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पीसीज। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द स्पेसिफिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ द स्पीसीज, बिल्कुल। स्ट्रेटजीज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जो है आखिर में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? देखो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें अभी दिखा के थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा होगा कि सर जो है ये अलग अलग बातें हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं कि नहीं। धीरे धीरे कनेक्ट होंगी बाबू, धीरे धीरे समझ में आएगा सारी चीज़ें। ठीक है, स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे जो अगर इंडिविजुअल यहाँ पे मिल रहा था, अगर जो है एक मेल जर्म सेल साथ आ रहा है एक फीमेल एग सेल के साथ, तो ये जो जाइगोट बन रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा? अब इसको डिसाइड करने के लिए अलग अलग नेचर स्ट्रेटजी अपना जो है फॉलो करता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो होती है। जेनेटिक्स हमेशा जो है सेम नहीं होता है कि भाई वो जेनेटिक्स के द्वारा ही तय होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनका जो है जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वो कौन सा सेक्स जो है वो इंडिविजुअल गेन करेगा। ये रेप्टाइल्स में मान लो दो कछुए आ गए एक साथ, दो कछुए जो है अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके अंडे का टेम्परेचर ये डिसाइड करेगा कि भाई वो जो बच्चा कछुआ है, जो बाबू कछुआ है, वो मेल होगा या फीमेल। वो कौन डिसाइड करेगा? अपने रेप्टाइल्स
जो टेम्परेचर होगा अपने फर्टिलाइज्ड एग का वो। बायोलॉजिकल फ्लूइडिटी देख लेते हैं हम लोग। स्नेल्स में क्या होता है, इनमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो अपना सेक्स चेंज कर पाते हैं, नॉट जेनेटिकली। इनमें जो है सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, ये अपना सेक्स बदल सकते हैं, ये जब चाहे मेल से फीमेल हो सकते हैं, फीमेल से मेल हो सकते हैं। ओह, क्या एबिलिटी है इनमें यार। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग में, इंसानों में अलग होता है। इंसानों में जो है ये सेक्स डिटरमाइन होता है जीन्स से, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। डाइवर्स बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स इंश्योर रिप्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज। देखो ह्यूमंस वाले थोड़ा सा और बात कर लें हम लोग। ह्यूमंस में क्या होता है कि जो अपनी मदर होती है, मम्मी होती है, उनमें जो है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो यहाँ पे डबल एक्स होता है, और यहाँ पे फादर में एक्स वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स होता है मदर में, क्रोमोजोम नंबर 23rd पेयर वाला। फादर में होता है एक्स वाई। ये दोनों दोनों जब एक साथ आए, मान लो कि मदर का एक्स क्रोमोजोम साथ आया और फादर का एक्स क्रोमोजोम साथ आया, तो बनेगी गर्ल, लड़की, गर्ल चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि दो एक्स एक्स जो है क्रोमोजोम्स आ गए, तो गर्ल चाइल्ड बनेगी। ठीक है, लेकिन मदर का एक्स क्रोमोजोम साथ आया और फादर का वाई क्रोमोजोम साथ आया, तो बनेंगे बॉय, तो आ गया बॉय अपना जाइगोट। ठीक है, एक्स वाई क्रोमोजोम के साथ, यानी 50-50% चांस है कि कौन किसके साथ जो है आएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि पेरेंटल क्रोमोजोम ही डिटरमाइन करेगा सेक्स, और यहाँ पे पेरेंट्स में भी कौन डिटरमाइन कर रहा है, फादर। फादर, क्योंकि फादर के पास ही वो वाई क्रोमोजोम है, फादर के पास वो वाई क्रोमोजोम है जो ये डिसाइड करता है कि चाइल्ड जो है वो बॉय होगा या वो गर्ल होगी। ठीक है, 23rd पेयर वाला खेल तुम समझ गए। 23rd पेयर वाला खेल यहाँ पे तुम समझ गए। मदर एक्स एक्स क्रोमोजोम के साथ, एक्स वाई क्रोमोजोम्स के साथ फादर, एक साथ आए साथ में तो फीमेल चाइल्ड। फादर का एक्स और मदर की एक्स साथ आई तो फीमेल चाइल्ड, और फादर का मदर की एक्स और फादर, मदर का एक्स क्रोमोजोम और फादर का वाई क्रोमोजोम साथ आया तो मेल चाइल्ड। ये वाली चीज़ समझ गए। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ एक्स एक्स, मेल मेन हैव अ मिसमैच्ड पेयर, एक्स वाई क्रोमोजोम होता है 23rd पेयर मेल मेल का। आई होप ये सारी बातें तुमको समझ में आ गई हो। मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि मदर के पास एक्स क्रोमोजोम है ही, तो वो और कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकती है। फादर के पास एक्स वाई दोनों है, तो इसीलिए फादर जो है वाई भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय द फादर। द फादर कंट्रीब्यूट्स एन एक्स और अ वाई क्रोमोजोम। ठीक है, द रूल ऑफ इनहेरिटेंस, ये चारों बातें तुमको याद रहनी चाहिए। इनहेरिटेंस का रूल, सबसे पहली चीज़, sexually reproducing organisms have two copies of genes for the same trait, one from each parent। सेम ट्रेट के लिए उनके पास दो कॉपीज होती है। मान लो कि जो है आपकी नाक कैसी होगी, तो वो तय करेगा आपकी आपके पेरेंट्स का जीन। लेकिन आपके पेरेंट का जीन अगर दोनों अलग अलग होगा, तो उनमें एक डोमिनेंट होगा जो दिखेगा, और एक रिसेसिव होगा जो कहीं ना कहीं छुप जाएगा। ठीक है, इफ़ कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल द डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड। अगर कॉपीज एकदम सेम नहीं बने, कॉपीज एकदम सेम नहीं बनी है, इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हुआ है, और रिसेसिव ट्रेट कहीं ना कहीं छुप गया है। ठीक है, इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली बात कि ट्रेट्स आर इनहेरिटेंट सेपरेटली। अलग अलग ट्रेट्स अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से इनहेरिट किया जाते हैं। द जीन फॉर द शेप डज नॉट इन्फ्लुएंस द जीन फॉर द कलर। मतलब जैसे देखो, मेरे मम्मी पापा से मुझे जो स्किन कलर मिला है, वो स्किन कलर ये डिसाइड नहीं करेगा कि हाइट कैसा होगा। नहीं, हाइट के लिए अलग ट्रेट्स जो है, अलग जीन्स ट्रांसफ़र हुई होंगी, अलग जीन्स जो है डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म से बनी होगी, तो उसके लिए अलग चीज़ें होंगी। वो स्किन कलर के साथ जो है वो हाइट का रिलेशन नहीं होगा। यानी ट्रेड्स आर इनहेरिटेड सेपरेटली। ये वाली बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। सेक्स डिटर्मिनेशन, द पेरेंटल क्रोमोजोम एक्स वाई डिक्टेट्स बायोलॉजिकल सेक्स। यहाँ पे पेरेंटल क्रोमोजोम ही डिसाइड करता है कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, और पेरेंटल में भी कौन सा वाला,
अपने पिताजी वाला। द इंजन ऑफ लाइफ, हेरिडिटी सिर्फ एक ट्रेड्स का पासिंग डाउन नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है जो हमें पास्ट से फ्यूचर की तरफ ले जाता है। लाइक जेनेटिक मटेरियल जब मिक्स होते हैं साथ में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिक इंडिविजुअल्स बनाता है। और ये इंडिविजुअल्स जो है, स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल्स अगर हम फॉलो करें, स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए ये स्पीसीज स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे क्या, कि मान लो कि एक इंडिविजुअल इवॉल्व हुआ, जैसे वो बैक्टीरिया याद कर रहा है, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, तो वही आगे चल के इवॉल्व हुआ। आगे चल के नेचर ने ऐसा मान लिया कि जो है और बैक्टीरिया जो है नहीं सह सकते हैं, तो उसी को जो है आगे बढ़ाया, उसी को नेचर ने सारे अपने रिसोर्सेज दिए आगे बढ़ने के लिए। बाई अलाउिंग वेरिएशन इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन। सर्वाइवल, हम लोग सर्वाइव तभी कर पाते हैं जब हम लोग वेरिएशन के द्वारा धीरे धीरे इवॉल्व होते जाते हैं। ठीक है, सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है अपना वेरिएशन। ठीक है, वी आर ऑल डिस्टिंक्ट वेरिएशंस ऑफ कॉमन डिजाइन। कॉमन डिजाइन ही था, कहीं पे देखना कभी जब तुम इवोल्यूशन पढ़ोगे, इवोल्यूशन पता नहीं क्यों क्यों इन्होंने हटा दिया, इवोल्यूशन जब तुम पढ़ोगे तो तुम ये देखोगे कि हम लोग जहाँ से शुरू हुए थे, जहाँ से लाइफ शुरू हुई थी, वो एक ही कॉमन डिजाइन से हम लोग इतने ज़्यादा डिस्टिंक्ट अलग अलग जानवर जो है आज हम लोग बन चुके हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन के कारण ही हुआ है। रिप्रोडक्शन जनरेट्स न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सबटली सटली डिफरेंट। रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स को तो जनरेट करता है, लेकिन वो धीरे धीरे और सटली डिफरेंट भी होते हैं, और उनमें रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट दोनों होता है। डोमिनेंट वाला दिखता है, रिसेसिव वाला छुपा होता है। यू आर द रिजल्ट ऑफ योर parents, of course, you are the result of a precise biological mechanism that prioritizes diversity to ensure survival। आपकी जो है जीवन बनाए रखने के लिए वो अलग अलग वेरिएशंस आप में जो है, अलग अलग वेरिएशंस बनते जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और धीरे धीरे जो है वही चीज़ इवॉल्व करती रहती है। लाइक दैट्स वाई वी कैन से यू आर अ यूनिक रिमिक्स। अब यहाँ पे मैं तुम्हें जो है एक बार नोट्स अपने दिखा देता हूँ, ये नोट्स तुम पढ़ लोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जो है ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लक्षण है, अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। वो कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। इट इंश्योर्स दैट ऑफ स्प्रिंग इनहेरिटेंट द बेसिक। देखो, पेरेंट्स से बच्चों में बेसिक चीज़, जो कॉमन चीज़ जाती है, वो तो जाता ही है हेरिडिटी के द्वारा, लेकिन अलग अलग चीज़ें भी कुछ आती हैं, वो वेरिएशन जो है, वेरिएशन की वजह से होती हैं। जो सटल चेंजेज होते हैं, जो पास डाउन होते हैं, अलग अलग यूनिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो जो है वेरिएशन के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी कारण है कंटिन्यूटी का भी और वेरिएशन का भी। दिस प्रोसेस वर्क्स बोथ फॉर बिकॉज द फादर ऑफ द मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए है। दोनों तरफ से तुमने देखा ही था कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है साथ आए थे। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, एक मिनट, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये भी तुमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो है वो इंडिविजुअल्स इन रिप्रोडक्शन क्रिएट करता है इंडिविजुअल्स को जो सिमिलर होते हैं, पर उनमें सटल डिफरेंसेस होते हैं। वेरिएशन लिमिटेड होता है, माइनर इनएक्यूरेसी होती है डीएनए कॉपिंग में, जो देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए वेरिएशन लिमिटेड होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही जो है डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, मैक्सिमाइजेज डाइवर्सिटी थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि दो तरफ से पेरेंट से मिल रहा है। इन्वायरमेंटल सिलेक्शन, ये वो चीज़ होता है जो इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि भाई कौन आगे बढ़ेगा, जैसे बैक्टीरिया वाले केस में था, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय इन्वायरमेंट टू फॉर्म बेसिस। सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है उसको जो जो है फिटेस्ट होता है, जैसे वो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, उसको सर्वाइवल का मौका मिला, आगे जो है वही इवॉल्व किया। यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो ना कि वेरिएशन एक नेचर का सॉफ्टवेयर बीटा टेस्ट है। लाइक नेचर जो है वेरिएशन करके देखता है कि ये वेरिएशन जो है आगे चल के बढ़िया होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे एप्पल जो है कोई फीचर लाना होता है तो पहले वो बीटा में जो है रोल आउट करता है अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के द्वारा। लोगों को अगर वो पसंद आया तो वही चीज़ कंटिन्यू होती है, नहीं तो फिर जो है वो हटा दिया जाता है। तो ऐसे ही नेचर में भी जो होता है। पेंगुइन्स का बहुत बढ़िया केस है यहाँ पे। पेंगुइन्स जो है धीरे धीरे जो है वेरिएशन देखने को मिला उनके पंखों में, वो पंखों का यूज करना छोड़ दिए, तो इसीलिए जो है धीरे धीरे वो पंख फिन्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाई विच traits and characteristics are reliably inherited।
इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रेड्स का इन्फ्लुएंस होता है, विजिबल वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यही वाली सारी बातें हैं। एक बार आप इसको एक बार जो है पढ़ लेना, और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। वही सारी चीज़ें हो गई। तो आपको जो है ये माइंड मैप मिल गया है, और फिर जो है हम लोगों ने इस चैप्टर को अब कंप्लीट कर लिया है। माइंड मैप और नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर लास्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच बाबू, पढ़ाई करते रहिए, और जो है यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं आपसे कहूँगा सिंपली इस नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। और बहुत बेसिक सा चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही डिलीट कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू, चलिए पढ़ाई करिए, और थोड़े बोर्ड्स में अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। हियर आई एम साइनिंग आउट। यहाँ पे आपका साइंस का चैप्टर जो है, सारे साइंस के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।